Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. Clear. Okay. चलिए, let's begin with the last lecture of functions, not set theory and algebra, functions. कल हमने क्या देखा सर? सब्जेक्टिव दैट इज ऑन्टो फंक्शन क्या होता है ये देख लिया, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ ये देख लिया, और बाइजेक्टिव फंक्शन देख लिया। क्या सर? वो फंक्शन जो वन वन भी हो एंड ऑन्टो भी हो। बाइजेक्टिव फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कब डिफाइन किया जा सकता है? जब दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल हो, सिर्फ और सिर्फ तब आपका बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं डिफाइन किया जा सकता। ठीक है, आज क्या देखेंगे? बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है। इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन, क्या होता है आइडेंटिकल फंक्शन, क्या होता है एंड फंक्शन कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, ये बेसिक चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब जो हो गया वो तो हो गया। कल वाला एक फटाफट से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यही देखा हमने कल से। ऑन्टो फंक्शन क्या बोला सर? every element of the codomain is mapped by at least one element of the domain। इसका मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज होनी चाहिए। अगर आपके डोमेन की साइज ही कोडोमेन की साइज से कम हो जाए तो फिर ऑन्टो फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ऑन्टो फंक्शन पॉसिबल है अगर आपके डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी के या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो, उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। ठीक है सर, क्या बोला? इन ऑन्टो फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज मैप्ड बाय विल हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज। और अगर आपका फंक्शन कोडोमेन अगर आपका फंक्शन ऑन्टो फंक्शन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके फंक्शन की जो रेंज है वो उसके फंक्शन की कोडोमेन आपके फंक्शन की कोडोमेन के एग्जैक्टली इक्वल होगी। ठीक है, फिर ये कुछ सारे एक साथ ही बता देता हूँ। सारे एक साथ ही देख लेते हैं, सब हमने देख ही लिए तो फिर बचा क्या? कहीं तो लिखे थे मैंने। ये रहे। अगर कोडोमेन की कार्डिनलिटी एग्जैक्टली 2 है देन नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन विल बी सिंपली 2 रेज़ पावर n माइनस 2, जहां पर n क्या होगा? आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। मेरा माइक एकदम प्रॉपर काम कर रहा है भाई, क्या दिक्कत हो गया? मेरे माइक को क्या हुआ? ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर दोनों सेट डोमेन एंड को डोमेन की कार्डिनलिटी एग्जैक्टली इक्वल है एंड इफ इट इज n देन द नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन विल बी n फैक्टोरियल। अगर साइज ऑफ डोमेन इज एग्जैक्टली वन मोर देन साइज ऑफ को डोमेन तो एक स्पेशल केस है जहां पर आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ये टिपिकल सा फॉर्मूला सिर्फ तब आपके सामने आ जाएगा जब आपकी साइज ऑफ डोमेन और को डोमेन इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करती होगी, तब आपको ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना? कोई बात नहीं परीक्षित, मैंने इसीलिए बोला था एक बार बता रहा हूं तो अब ध्यान से सुनो। वहां पर पूरी चीजें बताई हुई हैं, 3 बार वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा। 3 बार उस उतना पोर्शन ऑफ वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे मालूम है वो जब आप बहुत बेसिक से और बहुत ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करते हो ना तो वो समझ में आता ही नहीं है। तो अगर आपका फोकस नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। अच्छे फोकस के साथ कम से कम 2 बार देखो, समझ में आएगा। ठीक है, सब कुछ सही है भाई। आदित्य जी आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। फ्रॉम माई एंड एवरीथिंग इज फाइन। सर बाइजेक्टिव फंक्शन कब बोलता हूं फंक्शन को बाइजेक्टिव? अगर आपका फंक्शन सेटअप में तो कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही है।
जब मैं इतनी देर से कुछ नहीं बोल रहा था तब भी आ रही थी क्या? जब मैं कुछ नहीं बोल रहा था तब भी आ रही थी। मैनेज करो, अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू। मोस्ट ऑफ यू आर नॉट हैविंग एनी इशू, तो शायद जिनके हेडफोन ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं वो शायद ज्यादा सुना रहे होंगे, ऐसा हो सकता है ना। चलिए देखते हैं। सो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव कहलाएगा जब वो वन वन भी हो और वो ऑन्टो भी हो, और ये सब तब हो सकता है जब दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल हो, क्योंकि हमको ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करनी है। दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। दोनों सब तब ट्रू होंगी जब दोनों इक्वल हों। तो इसका मतलब सर सिंपल केस है, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल हैं अगर दोनों की कार्डिनलिटी सेम आती है? तो नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन्टो फंक्शन एक्जैक्टली n फैक्टोरियल होते हैं, तो एक्जैक्टली उतने ही बाइजेक्टिव फंक्शंस पॉसिबल होंगे। ये सारा वन टू वन करस्पॉन्डेंस वाला जो एक कॉन्सेप्ट था मैंने उसके बारे में बताया था। अब शुरू करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब शुरू करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो क्या मैं हर फंक्शन का इनवर्स निकाल सकता हूँ? क्या मैं हर फंक्शन का इनवर्स निकाल सकता हूं? तो सिंपल सी बात है सर, शुरुआत जहां से की थी वहीं से वापस करेंगे, वहीं वापस जाएंगे और हमको बहुत छोटी सी चीज समझ में आ जाएगी कि सर फंक्शन एक रिलेशन था। ठीक है, फंक्शन भी क्या था सर? अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और मुझे हर रिलेशन का इनवर्स रिलेशन निकालना आता है। मुझे हर रिलेशन का इनवर्स रिलेशन निकालना आता है। सो डू यू रियलाइज कि सर अगर मैं यहाँ पर ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये एक फंक्शन है, अगर इस फंक्शन का इनवर्स रिलेशन निकालूंगा तो क्या इसका इनवर्स रिलेशन भी एक फंक्शन होगा? नहीं सर, क्योंकि वहां पर टू की दो इमेजेस आ जाएंगी इनवर्स रिलेशन में। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट थ्री की कोई इमेज ही नहीं होगी। सो द आइडिया इज इनवर्स रिलेशन में भी अगर हर एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज हो तो वो फंक्शन क्या, वो फंक्शन कैसा कहलाएगा सर? वो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। वो इनवर्स रिलेशन क्या कहलाएगा सर? वो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। तो सर ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है। यू कैन एक्चुअली सी कि सर जो भी फंक्शन थे, ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं था तो इसका इनवर्स फंक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सर ये एक फंक्शन था लेकिन इसके इनवर्स रिलेशन में टू की दो इमेजेस होंगी, इसलिए इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होते, लेट्स से अज्यूम कि अगर तीन एलिमेंट होते भी, अगर मैं कोई ऐसा सिचुएशन ले लेता हूँ, ये एक सेट है, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ये एक सेट है बी, यहाँ पर एलिमेंट है वन टू थ्री फोर। ठीक है, अब अगर मैं ये बना दूं तो सर ये फंक्शन तो है लेकिन ये इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर की कोई भी इमेज नहीं होगी, क्योंकि फोर की कोई भी इमेज नहीं होगी इनवर्स रिलेशन में। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया। तो इनवर्स में भी एग्जैक्टली वन इमेज हो, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके कोडोमेन के हर एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज हो। कोडोमेन के हर एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज हो, और कोडोमेन के हर एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज हो, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपका फंक्शन वन वन भी है एंड ऑन्टो भी हो। इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो सीधी सी बात समझ में आती है कि इनवर्स किसी फंक्शन के लिए सिर्फ तब डिफाइन किया जा सकता है जब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो। राइट, तो इनवर्स रिलेशन जो हम डिफाइन करते हैं वो भी एक फंक्शन होना चाहिए। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ क्यों लिख रहे हो भाई? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ कब पॉसिबल है? कैन बी डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ, कैन बी डिफाइंड if and only if function f is a bijective function. फंक्शन f is a bijective function। चलिए, तो अगर बाइजेक्टिव होगा तो उसका इनवर्स होगा, तो अब ऐसा बोल देते हैं इफ f फ्रॉम a to b is a bijective function
if f from a to b is a bijective function, then inverse रिलेशन बोल रहा हूं अभी मैं, इनवर्स रिलेशन, ये तो हमने रिलेशन में पढ़ा कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स रिलेशन ऑफ फंक्शन एफ अगर बाइजेक्टिव है तो आपके जो फंक्शन एफ का इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन ऑफ फंक्शन एफ विल ऑल्सो बी अ फंक्शन, वो भी एक फंक्शन होगा। will also be a function denoted by f inverse and f inverse is called inverse function of function f. What else? अगर f आपका एक फंक्शन है from a to b, then f inverse will be a function from b to a. If f is a function, is a bijective function from a to b, ऑब्वियस सी बात है इनवर्स रिलेशन b to a ही डिफाइन होगा, then f inverse will be a function from set b to set a. बेसिक चीजें थी, ठीक है। क्या इशू आ रहा है मुझे देखने दो जरा, लेट मी कनेक्ट विद समवन तो देखेगा कि क्या इशू है। आई नो इट्स अ माइनर इशू, बट मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आज पहली बार हुआ है या पहले भी कभी आपको ये फेस हुआ है, वो हल्का सा भी अगर कभी पहले फेस हुआ है क्या? अगर हो रहा है तो हमको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्वालिटी क्लियर होनी चाहिए वो।
हेलो हेलो क्या करने लगे? हेलो अरे सुन हेलो सर अब नहीं है सर इशू, वॉइस इज क्लियर नाउ, फाइन, ओके, वेल एंड गुड, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, हो जाना चाहिए। चले, हेलो, शांति 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 शांति, हो गया, कर लिया आपको जितना समय बर्बाद करना था। चलते हैं वापस से। चल, बहुत बढ़िया, इसीलिए मैंने बोला कि अगर कोई इशू है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके साथ काम करने का क्या मतलब है। एनीवे, सो दिस जस्ट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन इनवर्स फंक्शन। अगर मैं आपको पिक्टोरियली इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूं, लेट्स एज्यूम that I have a function f from a to b. So first of all it should be a bijective function, तो कुछ भी बना लो। अगर मेरे पास ये सेट है a, ये दूसरा सेट है b, राइट, यहाँ पर अगर कुछ वैल्यूज हैं a b c, the एलिमेंट्स आर 1 2 3, तो लेट्स एज्यूम ये इस तरीके से कुछ है, ठीक है। तो हमको क्या पता है सर, f ऑफ a इज इक्वल्स टू 3, f ऑफ b इज इक्वल्स टू 2, f ऑफ c इज इक्वल्स टू 1। ये है हमारे फंक्शन f के रिस्पेक्ट में वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसी के लिए इनवर्स फंक्शन डिफाइन करता हूं, देन f इनवर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम b to a। f inverse will be a function, that means the domain will be the elements of set b, and now the codomain will become the elements of set a, so it will be exactly opposite function। so 1 2 3 a b c। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वन की इमेज क्या होगी सर, विद रिस्पेक्ट टू इनवर्स फंक्शन इमेज ऑफ वन विल बी सी, विद रिस्पेक्ट टू टू इमेज ऑफ टू विल बी सी, इमेज ऑफ थ्री विल बी, या इमेज ऑफ थ्री विल बी ए। तो हमको क्या समझ में आया सर, विद रिस्पेक्ट टू एफ इनवर्स, with respect to f inverse, if I pass value 3 I'll get a, with respect to f inverse if I pass value 2 I'll get b, with respect to f inverse if I pass 1 I will get c। so do you realize कि यहाँ पर हुआ क्या, अगर f of a की वैल्यू 3 थी, देन f इनवर्स ऑफ c की वैल्यू a हो गई। f of b की वैल्यू अगर 2 थी, देन f इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू b हो गई। और अगर f ऑफ c की वैल्यू 1 थी, तो f इनवर्स ऑफ v की f इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू c हो गई। दैट इज, हमको ये समझ में आता है, if f of x is equals to f of x is equals to y, then
इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाता है, देन f inverse of y will become x, and this is the basis to derive the inverse of a function. This is the basis to derive the inverse of a given function, कि अगर आपके पास f of x की वैल्यू y है, देन f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू x होगी। इसी के बेसिस पे हम इनवर्स निकालते हैं। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसको ट्राई करो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड की कहानी क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग बाइजेक्टिव फंक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, f of x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये आपका फंक्शन है। नाउ माय क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई और obtain the inverse function with respect to function fx. What will be the inverse function? फटाफट से बताओ, बहुत इजी है। f inverse of x will be what? सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर बचपन की यादें ताजा होंगी तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इन बच्चों वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपके बचपन के पाप जिंदा हैं वैसे कि आप लोगों ने बहुत मचाए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट्स एज्यूम लेट y is f of x, कि लेट्स एज्यूम f of x की वैल्यू y है। लेट्स एज्यूम f of x की वैल्यू y है, therefore f inverse of y will be equals to x. Now कहानी कि सर अगर मैं इसमें वेरिएबल y पास कर रहा हूं, if वेरिएबल ऑफ द फंक्शन if, so we just need to understand one thing, that f inverse of y must be a function of y। अगर f इनवर्स ऑफ y है देन इट विल इवेंचुअली बी अ फंक्शन ऑफ y। क्या हुआ, चैट कहां चली गई? वही बोला मुझे कि चैट दिखाई नहीं दे रही है ना। सो लेट f इनवर्स ऑफ y मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ y, देयरफॉर रिप्लेस x इन टर्म्स ऑफ y, रिप्लेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो सीधी सीधी कहानी हमने लिया। सो ये पूरा लॉजिक है, ये पूरा लॉजिक है। अगर नहीं भी चमकता है तो अभी 1 सेकंड में चमक में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टोरी क्या हमने लिया, लेट y equals to fx, that is y equals to what, sir? 2x plus 3. Now what do we know? So y equals to fx, therefore f inverse of y will be equals to x. Now the problem is कि सर मुझे यहाँ पर y की वैल्यू पता है लेकिन x की वैल्यू क्या होगी सर? Therefore x will be nothing but y minus 3/2। x की वैल्यू हो जाएगी y minus 3/2। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ f inverse of y will be nothing but y minus 3/2। Now we know y is just a variable, तो आप इसको किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हो। Therefore f इनवर्स ऑफ x, अगर y पास किया तो y minus 3/2 आया, सो f इनवर्स ऑफ x will be x minus 3/2। सिंपल लॉजिक। क्लियर है कि क्या करना है? सिर्फ दो स्टेप यूज करनी है कि सर y इक्वल्स टू एफ एक्स कंसिडर कर लेना है और मेरा जो x है उसको y की टर्म में, सॉरी या मेरा जो x है उसको मुझे y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
दैट्स इट। आपको एक दो क्वेश्चन और डीपीपी में देखने को मिल जाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आपसे इनवर्स का क्वेश्चन पूछेगा, पर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और दे देंगे दो चार क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दैट्स इट। एक गेट का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसमें कितने भी वेरिएबल हों, इसमें कितने भी वेरिएबल हों उससे फर्क नहीं पड़ता। तो गेट का एक क्वेश्चन है, उसको ट्राई करने की कोशिश करना। अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका रिजल्ट भी दो वेरिएबल की फॉर्म में आएगा, तो आपको उसी के ऑर्डर में उस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो गेट का क्वेश्चन देखने की कोशिश करना। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताना, हम उसको वापस से किसी एक क्लास में इंक्लूड करके और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट पहले आप लोग खुद से ट्राई करो। मैं उस क्वेश्चन को, अगर आपने एक बार वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसका मतलब आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव जिसके कारण से मैं उसको यहाँ पर करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। जनरली मैं मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं वो पहली बार आपके लिए छोड़ता हूँ, और बाद में उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्डर में करेंगे। चलिए, दूसरी चीज आती है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है सर? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। आइडेंटिटी मतलब, आइडेंटिटी फंक्शन से मेरा मतलब है, आइडेंटिटी नहीं नहीं, यहां नहीं दिखाएंगे। वो देखो ना गेट, अरे गेट का क्वेश्चन है तो दिखाने की क्या जरूरत है? गेट की बुक नहीं है तुम लोगों के पास? गेट के पीवाईक्यू की बुक नहीं है आप लोगों के पास? कैसा काम कर रहे हो यार? कैसा काम कर रहे हो? गेट की पीवाईक्यू तो ले ही लो कम से कम, अगर गेट की प्रिपरेशन शुरू कर ही दिए तो। चलिए, उसके अंदर टाइम मत लगाओ, और कोई भी इंसान पीडीएफ से गेट के पीवाईक्यू लगाने की कोशिश नहीं करेगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, अरे क्या जरूरत है बुक खरीदने की, सारे क्वेश्चन तो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। गलती से भी ये काम मत करना, क्योंकि जब तक आपके पास हार्ड कॉपी नहीं होगी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, तब तक आपकी प्रिपरेशन 50% अधूरी है। इतना मुझसे लिख के ले लो। जब तक आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है पीवाईक्यू की, आपकी प्रिपरेशन 50% अधूरी है। मैं लिख के दे देता हूं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू आप उतना सारा खेल खेल ही नहीं सकते जो आप अपनी हार्ड कॉपी के साथ करोगे, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर। चलिए, आइडेंटिटी फंक्शन कैसा फंक्शन है सर? एक ऐसा फंक्शन जिसमें हर एलिमेंट खुद के साथ ही मैप करता है। सो अ फंक्शन, और इसकी खासियत ये है कि ये सेम फंक्शन सेम सेट पे डिफाइन होता है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, दैट इज ऑन सेट ए, दैट इज एफ फ्रॉम ए टू ए। A function from set A to set A is called an identity function, is called an identity function if and only if जब आप अपने फंक्शन में कोई पैरामीटर x पास करो और वो रिटर्न में भी x ही दे दे, फॉर ऑल द एलिमेंट्स x बिलोंगिंग टू a, दैट इज योर डोमेन। अगर सेट के सारे एलिमेंट के लिए, सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए अगर आपका फंक्शन वही सेम वैल्यू रिटर्न करे तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि अगर ये एक सेट है ए, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये सेट है बी, इसको बी होना ही नहीं चाहिए, इसको सेट ए ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी एग्जैक्टली सेम ही होंगे, राइट। सो द आइडिया इज, अगर 1 1 से मैप करे, 2 2 से मैप करे, 3 3 से मैप करे, और 4 4 से मैप करे, देन इट इज आइडेंटिटी फंक्शन on set A. From set A to set A is called on set A. So if f of x equals to x for all the x belonging to domain, then your function is called identity function. ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं तो वो सब भी लिख देते हैं। सो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए इज डिनोटेड बाय, चलिए यार कहाँ चला जाता है,
I on A. So this is the notation. Identity function on set A is denoted by I on A. Please try to understand. सर आपका आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए डिफाइंड है, इसका मतलब ये कि हर एलिमेंट के लिए सेम वही इमेज होगी। तो क्या ये देखो, इसको देख करके समझ में आता है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? सर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल्स टू सेट ए, दैट्स फाइन। ऑब्वियसली ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव एक्जेक्टली वन इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर हैविंग डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन इज हैविंग एक्जेक्टली वन प्री इमेज इन दी डोमेन सेट। इसका मतलब ये आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो आई कैन से एवरी आइडेंटिटी फंक्शन is a bijective function। अब मुझे तीसरी चीज समझ में ये आती है कि अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स भी डिफाइन होता होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इनवर्स फंक्शन का सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होगा? देखो समझ में आएगा। सेम, exactly same, right? So inverse of identity function is identity function itself। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं क्या? नहीं, बट इनका एप्लीकेशन वास्ट हो जाता है। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन इटसेल्फ। इतना ही है। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एलिमेंट खुद से रिलेट करता हो, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करता हो। सर व्हाट इज अ कांस्टेंट फंक्शन? तो आई डोंट नो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर मैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? सर कांस्टेंट फंक्शन होता है एक लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। सर एक लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। सो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इसकी वैल्यू एक्स के साथ चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू एक्स के साथ चेंज नहीं होती। एक्स की सारी वैल्यूज के लिए वट एवर दैट वैल्यू ऑफ वाई इज, लेट्स से इट इज सी, फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स the value of y will remain c, right? So value of y is 6, y is fixed। तो किसको बोलूंगा सर एक कांस्टेंट फंक्शन? a function from a to b। a function from ऐसे नहीं, a function f from a to b is called a constant function, is called a constant function if f of x is equals to c for all x belonging to a is your domain, where c belongs to set b। c is a fixed element, c is a fixed element belonging to set b। क्लियर? तो अगर इसको आप पिक्टोरियल से समझोगे कि सर एक्चुअल में मैपिंग कैसी दिखाई देगी, तो अगर ये आपका एक सेट ए है, ठीक है, बी में कितने भी एलिमेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बी में कितने भी एलिमेंट हो, ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर अब 1 2 3 4 अप टू लेट्स अज्यूम n है। अगर इन सब की मैपिंग इस एलिमेंट c के साथ ही हो जाए, ये भी c से मैप करता है, 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 अप टू n, अगर ये सारे के सारे एक सेम एलिमेंट से मैप करें तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन। डन। नाउ माय क्वेश्चन इज कांस्टेंट फंक्शन ऑन्टो सिर्फ वो सब ऑन्टो कब हो सकता है? सर क्या एक कांस्टेंट फंक्शन 1 1 हो सकता है? सर एक कांस्टेंट फंक्शन 1 1 सिर्फ तब हो सकता है जब डोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट हो। आपका कांस्टेंट फंक्शन ऑन्टो सिर्फ तब हो सकता है जब को डोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट हो। ऑन्टो फंक्शन 1 1 हो सकता है अगर डोमेन के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है। सिमिलरली ऑन्टो फंक्शन सॉरी क्या बोला मैंने यार, हाँ, कांस्टेंट फंक्शन 1 1 हो सकता है अगर डोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट हो, एंड कांस्टेंट फंक्शन ऑन्टो हो सकता है अगर को डोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट्स हैं, मैंने आपको कहीं ना कहीं इनसे परेशान किया होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है नहीं। चलिए सर, नेक्स्ट आता है आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन या तो फिर हम इसको इक्वल फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भावनाओं को समझते नहीं है, वो भावनाओं को समझते नहीं है। तो इससे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि इक्वल फंक्शन क्या है, क्या डिफाइन करूं। अगर मैं आपसे सीधे सीधे ये पूछता, क्वेश्चन है आपके पास, लेट f of x is equals to f of x equals to log of x square, and let's assume g of x is a function which is square na, so 2 times log of x, 2 times log of x. Now my question is, check whether fx and gx are identical function or not. क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है? बना करके देख लो आदित्य, जिसके अंदर कोडोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, समझ में आ जाएगा। क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है? नहीं, ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कब बोलता हूं कि आपके दो फंक्शंस आइडेंटिकल हैं, तो जस्ट नोट डाउन, टू फंक्शंस f and g are said to be identical. Two functions f and g are said to be identical if and only if, करने में भी दिक्कत है, कब, क्या कंडीशन है, कोई बताएगा क्या कंडीशन होती है आइडेंटिकल फंक्शन होने की? इफ एंड ओनली इफ। सर 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट, डोमेन ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी, दे शुड हैव same domain. Second, range of function f must be equals to range of function g. Third, f of x must be equals to g of x. f of x equals to g, कांस्टेंट फंक्शन बाइजेक्टिव कभी नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है तीनों, अगर दोनों तरफ एक एक एलिमेंट है तो कांस्टेंट भी है बाइजेक्टिव भी है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, f of x should be equals to g of x for all the x belonging to domain, और दोनों की तो डोमेन तो सेम ही है, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम वैल्यू फॉर ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन, राइट। तो ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, माय फर्स्ट, अब यार यहां पर कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपका बचपन आपको रुलाता है तो वो आपकी गलती है। अब आपको अगर बेसिक चीज ही नहीं पता है कि लॉग का ग्राफ कैसे दिखाई देता है, अगर आपको ये बेसिक चीज नहीं पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे दिखाई देता है, तो फिर कोई भी दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या कभी लॉग का ग्राफ, लॉग फंक्शन का ग्राफ देखा है? डू यू रिमेम्बर कि लॉग का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है ना? डू यू रिमेम्बर कि लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है जहां पर ये जो वैल्यू है, ये है x, ये है y, x इक्वल्स टू 0 पे log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इसका मतलब log फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, एंड log इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 एज वेल। log is not defined for negative values
एंड log इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट log फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। log function is defined only for positive real numbers. So can I say that यहां पर, लेकिन ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कि यहां पर x का स्क्वायर हो जा रहा है, तो अगर आप इसके अंदर एक नेगेटिव वैल्यू भी पास करोगे, अगर आप इसके अंदर एक नेगेटिव वैल्यू भी पास करोगे तो स्क्वायर होकर के वो जीरो, स्क्वायर होकर के वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी what will be the domain of function fx, और इसके रिस्पेक्ट में if I ask you what is the domain of function gx, with respect to first function what is the domain? So it can take all the real numbers, it can also take negative real numbers, क्योंकि नेगेटिव का जब स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं ले सकता क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो है और log जीरो पे डिफाइंड है नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी all real numbers except zero, all real numbers except zero will be, अनिशा ऑल रियल नंबर्स नहीं बोल सकता क्योंकि जीरो पॉसिबल नहीं है ना। सो द डोमेन फॉर फंक्शन एफ एक्स फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, दिस इज हाउ द डोमेन इज डिफाइंड। आपको इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे, है ना। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी नथिंग बट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ फंक्शन जी एक्स, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ फंक्शन जी एक्स? क्या आपका फंक्शन जी एक्स सारे के सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है? नहीं सर, यहां पर एक्स का स्क्वायर नहीं हो रहा, यहां पर एक्स का स्क्वायर नहीं हो रहा। सो डोमेन ऑफ फंक्शन जी, अरे कैसे रियल नंबर लोगे राहुल जी, कैसे लोगे रियल नंबर? क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर लेना पड़ेगा। डोमेन ऑफ जी एक्स विल बी आर प्लस दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, जीरो पॉजिटिव में आता नहीं है, वो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। क्लियर? चले, तो ये तो हो गई डोमेन की बात। सर अगर मैं रेंज की बात करता तो रेंज में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों की रेंज में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों की रेंज में कोई डिफरेंस है क्या? इट कैन ऑल्सो टेक ऑल दी वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इट कैन ऑल्सो टेक ऑल दी वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो दोनों की रेंज सेम है। तो अगर मैं बोलूं डोमेन रेंज इज सेम, विल बी रियल नंबर, range of gx will also be set of all real numbers। क्लियर? तो हमको ये समझ में आ गया कि सर ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये जो दोनों हैं ये इक्वल नहीं है। तो अगर डोमेन ही इक्वल नहीं है तो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ डोमेन के लिए इक्वालिटी की कंडीशन को चेक करना ही बेईमानी होगी, क्योंकि फिर वो डिफाइंड ही नहीं हुआ। तो कैन आई से एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट आइडेंटिकल? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप बोलोगे सर हम तो बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स लॉग एक्स लिख सकते हैं, बोलोगे ना कि सर हम तो जीवन से यही पढ़ते आए हैं कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स लॉग एक्स लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इफ दिस टू आर डिफाइंड फॉर ऑल दी वैल्यूज जिनके लिए डिफाइंड हैं और इनकी वैल्यू सेम है, वहां पर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 टाइम्स लॉग एक्स के इक्वल होगी। जिस x की वैल्यू के लिए, जिस x की वैल्यू के लिए log ऑफ एक्स स्क्वायर भी डिफाइंड है एंड 2 टाइम्स ऑफ log x भी डिफाइंड है, उस x के लिए 2 टाइम्स log x विल बी इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर। इसलिए हम उसको सीधे सीधे कन्वर्ट कर देते हैं, ज्यादा दुखी होते नहीं है। ठीक है, चलिए सर ये था हमारा सिंपल। सर ये है, याद रखना चाहो देन दिस इज नथिंग बट फंक्शन फॉर log x। ओके दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट है फंक्शन कंपोजिशन। एक और स्लाइड है इसमें आइडेंटिकल फंक्शन, जरूरत नहीं थी इसकी, हट जा।
फंक्शन कंपोजिशन। देखो मैंने आपसे पहले भी शायद एक क्लास में क्लियरली पहले भी बोला था कि फंक्शन आपका हियर एंड देयर अब यूज हो सकता है, अदरवाइज अगर डायरेक्ट कोई फंक्शन आया, अगर डायरेक्ट फंक्शन का कोई क्वेश्चन आया तो 1112 पे ही खत्म हो जाएगा। अगर डायरेक्ट कोई फंक्शन का क्वेश्चन आया तो 1112 पे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, दैट्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए सर अब फंक्शन कंपोजिशन की बात कर लें फटाफट से। तो सर कैसे डिफाइन करते हैं, लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस। कहां से कहां उनकी अभी मैं बात कर नहीं रहा हूं। ठीक है, चलिए देन composite functions, composite function, then composite function of function f and g is denoted by f of g. Composite function of f and g is denoted by f of g. अब सबसे पहली चीज जो आपको बचपन से याद आती है वो ये, that in general f of g is not equals to g of f। सबसे पहली चीज तो ये याद रखना, फंक्शन कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। करेक्ट, सही बोला, दैट इज फंक्शन कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन है सर हाउ डू वी डिफाइन एफ ऑफ जी। अगर ये मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ जी, अगर इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूं एक्स, तो ये कैसे इवेल्युएट होता है, एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। करेक्ट, ये कैसे इवेल्युएट होता है सर, सबसे पहले ये जो x की वैल्यू है सर, ये कंपोजिट फंक्शन है, इसके अंदर सबसे पहले x विल बी पास्ड, सबसे पहले x will be passed to function x. So function, no, sorry, function g will be applied on function x, and whatever the result or whatever the output produced by g of x, that output will be provided to function f. ठीक है, similarly how do I define g of f of x? G of f of x, so this will be nothing but first of all the function will be passed to function fx, or variable will be passed to function fx, and the result of fx will be provided as an input to function g. क्लियर, ये भी समझ में आता है सर। अब एक चीज, थोड़ी सी बेसिक चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं सर, क्या है, ओके अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया f ऑफ, अब मुझे नहीं समझ में आया सर, f ऑफ g, मैंने सबसे पहले इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन निकाला, इन दोनों का जो रिजल्ट था उसका फिर कंपोजिट फंक्शन निकाला h के साथ, और इन दोनों के ऊपर वेरिएबल पास किया फंक्शन x। या तो फिर मैंने आपसे ये बोला कि मैंने फंक्शन g एंड h का कंपोजिट फंक्शन निकाला पहले, और फिर उस कंपोजिट फंक्शन का फंक्शन f के साथ फिर से कंपोजिट फंक्शन निकाला और उसके ऊपर वेरिएबल x पास किया। सो माय क्वेश्चन इज, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी? पहले मैं f ऑफ g फंक्शन कंपोजिट फंक्शन इवेल्युएट करूं, उसके बाद h के साथ उसका कंपोजिशन निकालूं, या तो फिर पहले g ऑफ h का फंक्शन कंपोजिशन इवेल्युएट करूं और फिर उसका कंपोजिशन निकालूं f के साथ, क्या ये इक्वल होंगी? नो 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 बेटा, बहुत सिंपल सा केस है, समझने की कोशिश करो। हम ऐसा कर ही नहीं ना सर, यहाँ पर ये अब हमारे दो फंक्शन हो गए, मान लो कि सर ये मेरा एक फंक्शन हो गया f1, ये मेरा एक दूसरा फंक्शन हो गया f2, ये मेरा एक फंक्शन हो गया f1, ये मेरा दूसरा फंक्शन हो गया f2। तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंस कैसे काम करेगी सर, पहले आपको इस वाले फंक्शन के ऊपर फंक्शन इस वाले फंक्शन को पैरामीटर x पास करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले आपको फंक्शन h को पैरामीटर x पास करना पड़ेगा।
तो क्या होगा सर, पहले फंक्शन h को पैरामीटर x पास होगा, पहले फंक्शन h को पैरामीटर x पास होगा, और फिर ये जो कुछ भी है ये पास होगा f ऑफ g को एज एन इनपुट, ये पास होगा f ऑफ g को एज एन इनपुट। सिमिलरली यहाँ पर क्या सर, ये जो फंक्शन x है, ये जो वेरिएबल x है, ये सबसे पहले g ऑफ h को एज एन इनपुट पास होगा, एंड ये जो कुछ भी होगा इस ये जो कुछ भी होगा इस पूरे के पूरे फंक्शन को फिर मुझे पास करना पड़ेगा फंक्शन, ये जो कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसको मुझे पास करना पड़ेगा फंक्शन f को। ठीक है, अब देखते हैं सर, ये तो h ऑफ x है, ये एक वैल्यू प्रोड्यूस हो गई, ये जो वैल्यू प्रोड्यूस हुई है जब f ऑफ g में जाएगी, तो सर जब ये f ऑफ g में जाएगी पहले फंक्शन g के पास जाएगी, तो पहले फंक्शन g के पास जो h ऑफ x प्रोड्यूस हुआ है वो जाएगा, एंड देन वॉट एवर दिस रिजल्ट इज, दिस रिजल्ट विल बी पास एज एन इनपुट टू फंक्शन f। सर यहाँ पर क्या होगा, इसको छोड़ देते हैं, फंक्शन f ही रहेगा, अंदर ये कैसे इवेल्यूएट होगा सर, पहले ये x अभी इवेल्यूएट हुआ ही नहीं, हमने बोला x विल बी पास टू g ऑफ h ऑफ x, लेकिन ये जब x g ऑफ h ऑफ x के ऊपर जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट होगा दैट x विल बी इनिशियली पास्ड टू फंक्शन h, now whatever is produced by this function h of x, it will be passed to function g, so g of, so do you realize that these two are exactly equal, these two are exactly equal, in what order they execute it is not important, therefore you can actually say that therefore function composition, तो अभी हमने बोला कि फंक्शन कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव बट फंक्शन कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, फंक्शन कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। क्लियर, याद रखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ग्रुप थ्योरी में क्वेश्चन की फॉर्म में मिल सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सर एप्लीकेबिलिटी है, कौन सी चीज कहां पर कनेक्ट कर दी जाएगी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है, फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, फंक्शन कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव, फंक्शन कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, ये सारी की सारी चीजें आपको ग्रुप थ्योरी में सीधे सीधे देखने को मिल सकती हैं। चलिए सर थोड़ा सा और एक आध चीजें कर लें, आओ now let's look at this, if f is a function from a to a, मैंने एक चीज बोली थी, ठीक है, if f is a function from a to a and g is another function from a to a, now my question is अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं f of g, तो उस फंक्शन f of g की डोमेन क्या होगी और फंक्शन f of g की कोडोमेन क्या होगी, तो फॉर्मूला में इक्वल होगी बाय एसोसिएटिव, फॉर्मूला में इक्वल ही तो लगाया मैंने, तब लिखना पड़ेगा f1 ऑफ f2 ऑफ f3 is equal to f1 of f2 of f3। बच्चों वाली बातें करते हो ना कभी कभी हैं, what will be the domain and codomain, domain equals to codomain, then surjective function, क्या कहना चाह रहे हो भाई, डोमेन इक्वल्स टू कोडोमेन तो कैसे सर्जेक्टिव फंक्शन, जरूरी है क्या, डोमेन इक्वल्स टू कोडोमेन हो तो फंक्शन सर्जेक्टिव हो, ये जरूरी है क्या, डोमेन इक्वल्स टू कोडोमेन हो तो फंक्शन सर्जेक्टिव हो, ये जरूरी है क्या, प्लीज टेल मी। अभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना यहाँ पर थोड़ी देर पहले, इसको देखो सर, ये जो वैल्यू है x की, ये x की वैल्यू सबसे पहले g को पास होगी, ये x की वैल्यू सबसे पहले g को पास होगी, तो कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन g डिफाइंड ही ना हो, क्या वो फंक्शन f ऑफ g को पास हो सकती है, इक्वल छोड़ो, मैं बोल रहा हूं सर अगर मैं f ऑफ g ऑफ x निकाल रहा हूं तो x की वैल्यू सबसे पहले किसको पास होगी, सर x की वैल्यू सबसे पहले फंक्शन g को पास होगी, सो माय क्वेश्चन इज कि अगर फंक्शन g ही डिफाइंड नहीं है जिस वैल्यू पे, तो क्या वो वैल्यू कभी भी f ऑफ g को पास की जा सकती है, नहीं सर, कैसे ही करोगे सर, सर अगर फंक्शन g ही डिफाइंड नहीं है तो उसके ऊपर तो कैसे ही काम करेंगे, सो द आइडिया इज
whatever the domain of function g is, that will become the domain of function f of g. Now the second thing that you need to understand, ठीक है, g उस वैल्यू को एक्वायर करेगा और a में जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा g ऑफ x विल बी फ्रॉम सेट a. डू यू रियलाइज दैट g ऑफ x विल बी फ्रॉम सेट a? मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आप समझ पाओ. दिस विल बी f ऑफ g ऑफ x, राइट. तो सर x की वैल्यू पास होगी g को, तो g जिसके लिए डिफाइन नहीं है उसके लिए f ऑफ g भी डिफाइन नहीं हो सकता. नाउ g ऑफ x will produce a value from the codomain of function g. g of x will produce a value in the codomain of function g. Now the idea is, for all the values of its codomain, function f is defined. So whatever value is passed by function g of x, function f is defined for that value. Yes or no? Whatever value is passed by function g of x, function f is defined for that value, and function f will take that value and will produce the output from the codomain of function f. Therefore, this f of g will be defined from a to a, will be defined from a to a. क्लियर है? सिमिलरली दूसरे वाले पे फोकस नहीं करेंगे. सिमिलरली g of f will be a function which will be defined from a to a, but this time इसका ये जो a है ये फंक्शन f के a से आ रहा है और ये जो a है ये फंक्शन g के कोडोमेन से आ रहा है. बस ये बेसिक चीज है. g of f is also from a to a, but it is not important. क्या बात कर रहे हो? तो फिर क्यों करा रहे हो? ऐसे ही मेरा मन करता है तो मैं कुछ कुछ उल्टी सीधी बातें कर लेता हूँ तुम लोगों, ठीक है ना. चलिए सर दूसरा बोलते हैं. लेट्स assume that f is a function from a to b and g is a function from b to a. Now my question is, what will be the domain of f of g? What will be the domain of f of g? Sir, f of g will be defined or can be defined only for the values for which function g is defined, right? So it will first take the value for which the function g is defined. So it will take the value from set b, it will produce the value in set a. For that value of a function f will be defined and it will produce the value from set b. So it will be a function from b to b. It will be a function from b to b. अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ that sir, what will be the function domain and codomain of g of f? So g of f will be defined. So it will take the values from that f. So for all the values for which function a is defined, apart from those values, function g of f cannot be defined for any other value. Now it will take the value from set a, it will produce the result in set b. For those values of set b, function g is defined and it will produce the result from set a. So this is another thing. बहुत बढ़िया सर. Okay, let's assume if f is a function from a to b and g is a function from b to c. Now my question is, g of f की डोमेन एंड कोडोमेन क्या होगी? g of f की डोमेन एंड कोडोमेन क्या होगी? I'm asking g of f. So, g of f. Sir, for all the values, g of f can be defined for all the values for function f is defined, so it will take the value from set A, will produce the result in set B. For all the values of set B, function g is defined, so it will take that value, will perform the operation and will produce the result from set C. Will produce the result from set C. But at the same time, if I ask you what will be the domain and codomain for this function f of g,
I would not say not defined, I will just say need not be defined. It may be, it may not be. Because one thing is not sure. What's the idea? सुनो अच्छे से, सुनो 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 सुनो. Need not be. ठीक है? Sir, G will take the value from set B, okay, and function G will produce the result from set C. But function f is defined only for the elements of set A. If there is any value in set C for which function f is not defined, if there is any value in set C for which function f is not defined, then क्या f of g defined होगा? नहीं सर, फिर f of g defined नहीं होगा, फिर f of g defined नहीं होगा. So the idea is if there exists any value in codomain of function g for which function f is not defined, then f of g will not be defined. Clear? I can say if there exists any value in codomain, or I would rather say in range of फंक्शन g, इसका मतलब g एक्चुअल में जो वैल्यूज ले सकता है वही आपके पास जाएंगे. So if there exists any value in range of function g for which function f is not defined, then f of g is not defined. चलिए, इस सिचुएशन में f of g सिर्फ और सिर्फ कब डिफाइन करेगा? सर, इस सिचुएशन में f of g डिफाइन करेगा in given scenario, in given situation f of g is defined then range of g has to be a subset or equal to domain of f. इसका मतलब आपका जो फंक्शन g है वो कोई भी ऐसी वैल्यू प्रोड्यूस ना करता हो, वो कोई भी ऐसी वैल्यू, वो कोई भी ऐसी वैल्यू जनरेट ना करता हो जिसके लिए फंक्शन f डिफाइंड नहीं है, तो ये डिफाइंड होगा. क्लियर? सर, g ऑफ f के लिए भी तो a डिफाइंड नहीं है. किसने बोला भाई? कुछ भी कहां से आए हो? थोड़ा सोचो. एक फंक्शन और उसका इनवर्स का कंपोजिशन ऑलवेज आइडेंटिटी होगा? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरीली. देखेंगे. एक फंक्शन और उसका इनवर्स, हाँ, एक फंक्शन और उसका इनवर्स. एक सेकंड रुको. ए टू बी टू है, हाँ, ठीक है. आइडेंटिटी होगा, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि वो आइडेंटिटी फंक्शन किस सेट पे होगा. मधुसूदन, अभी समझाता हूँ उस कॉन्सेप्ट को भी. ठीक है, यहाँ पर तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सबको क्लियर हो गया होगा. ये बचपन की छोटी छोटी सी चीजें थी जिनको हम देखना चाहते थे. चले, अब कुछ और देखते हैं, नेक्स्ट नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं if f फर्स्ट, लेट, आपकी बात कर लेते हैं पहले. f is a function from a to a. If f is a function from a to a, then if I ask you f composition with f inverse will be what? f of f inverse will be what? सर जी, इनवर्स ऑफ g के लिए डिफाइन होगा क्या? क्या कह रहे हो? पहली बात तो मैंने साहिल कही है, कहा नहीं कि g फंक्शन जो मेरा है वो वन वन एंड ऑन टू, इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है.
तो आई डोंट नो कि उसका इनवर्स ही डिफाइंड होगा या नहीं, आई डोंट नो कि उसका इनवर्स ही डिफाइंड होगा या नहीं। साहिल समझ रहे हो बात को? सर एफ इनवर्स ऑफ जी, एफ इनवर्स ऑफ जी की बात करो ना आप, क्या बोल रहे हो? एफ इनवर्स ऑफ जी, तो एफ इनवर्स ऑफ जी के लिए एफ का इनवर्स डिफाइंड हो, सबसे पहले ये जरूरी है। तो जब तक मुझे ये ना बोला गया कि फंक्शन एफ मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन था, मैं ये गंदी गंदी बातें कर ही नहीं सकता, है ना? तो जब तक एक्सप्लिसिटली मुझे कोई चीज कही ना जाए तब तक मैं ये कह नहीं सकता, ठीक है? तो लेट एफ फ्रॉम ए टू ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ जो बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं होता तो मैं ये चीज डिफाइन ही नहीं करता, क्योंकि एफ इनवर्स के बारे में ही नहीं पता कि इसके साथ क्या होगा, ठीक है? सो एफ ऑफ एफ इनवर्स, माय क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है आपका सेट ए और इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से अज्यूम इनकी वैल्यू है ए बी सी, ठीक है? और ये है आपका सेट बी जिनके अंदर ये भी सेट ए ही है, ये भी सेट ए ही है, इनके अंदर वैल्यू है ए बी सी। लेकिन जो मैपिंग है वो खुद के साथ हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है? सो दिस इज योर मैपिंग, दिस इज योर मैपिंग। तो हमको ये मान लो कि ये फंक्शन है अब फ्रॉम ए टू ए। सो सर इसका इनवर्स फंक्शन कैसा दिखाई देगा? इफ आई आस्क यू दैट सर व्हाट इज एफ ऑफ ए, सर एफ ऑफ ए इज बी, ठीक है? बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ बी? So what is f inverse of b? Sir, f inverse of b will be equals to a. Now, अगर मैं f of f inverse में b पास करूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो सर, अगर मैं बोलूं f of f inverse और इसको अगर मैं एक वैल्यू b पास करता हूं तो क्या मिलेगा? सर ये इवेल्युएट होगा कुछ ऐसे, f of f inverse of b. Now my question is f inverse of b will be nothing but, sir, f inverse of b is nothing but a and f of a is nothing बट बी। सो डू यू रियलाइज कि अगर आप एफ ऑफ इनवर्स को बी पास करोगे तो वो वही वैल्यू रिटर्न कर देगा जो उसको पास की गई थी, वो वही वैल्यू रिटर्न कर देगा जो उसको पास की गई थी। तो अगर फंक्शन को जो वैल्यू पास करो अगर वो उसी वैल्यू को रिटर्न कर देता है तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। फंक्शन को जो वैल्यू पास करो अगर वो उसी वैल्यू को पास कर दे तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। सो दिस विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, दिस विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। यहाँ पर एक और चीज बोलूंगा, सिमिलरली f inverse of f will also be an identity function on set A. F inverse of f will also be an identity function on set A. Now, next question की इसी में दूसरा सजेशन समझने की कोशिश करते हैं। Let f from A to B is a bijective function. So my question is, what will be the value of f inverse? What will be the value of f inverse? और अगर बाइजेक्टिव है तो डोमेन टू डोमेन को करता है। व्हाट विल बी एफ ऑफ एफ इनवर्स? तो अगर ये एक फंक्शन है ए टू बी लेकिन बाइजेक्टिव है, ए टू बी है लेकिन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यूज हैं वो कुछ ऐसी है 1 2 3, ठीक है? तो हमने बोला अगर ऐसी वैल्यूज हैं तो क्या समझ में आता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स विल टेक दी आइडेंटिटी ही रहना चाहिए, लेकिन कौन से किस सेट के ऊपर? सो द आइडिया इज दिस विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन बट f of f inverse will take the values for which f inverse is defined. So in this case can you define f of f inverse of b? nahi sir, because f inverse of b is not defined, f inverse of b is not defined, but you just need to understand if f of a is equals to f of a is equals to 2 then f inverse of 2 will be equals to it. F of a is equals to 2 then
f inverse of 2 will be equals to a. So my question is, यहाँ पर f of f inverse of b तो डिफाइन ही नहीं कर सकता. अगर मैं कुछ डिफाइन कर सकता हूँ तो वो डिफाइन कर सकता हूँ f of f inverse of, अगर कुछ डिफाइन कर सकता हूँ तो f of f inverse of 2, right? Because f of f inverse will be defined from the domain of f inverse, will be domain of f inverse. तो इसको जब 2 पास करोगे तो ये मुझे मिलेगा f of f inverse of 2, and f inverse of 2 is nothing but a, so that is f of a, and f of a is nothing but 2. तो इसको जो वैल्यू पास की सेट b से आपको वही वैल्यू मिली. इसका मतलब f of f inverse will be an identity function on set b. f of f inverse will be an identity function on set b, whereas f inverse of f will be what? Sir, f inverse of f will be an identity function, but it will be on set A. F inverse of f will be an identity function on set A. Clear? ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन तो है, लेकिन वो किस सेट के ऊपर डिफाइंड होगा, अगर कोई ये पूछ ले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, और ये वही चीज है कि एफ इनवर्स किसके ऊपर डिफाइंड है, उसके ऊपर ही एफ ऑफ एफ इनवर्स डिफाइंड होगा. इसका मतलब उसकी डोमेन में सिर्फ सेट बी की वैल्यू जा सकती है, सेट ए की वैल्यू जा ही नहीं सकती. चलो एक और देख लेते हैं, कंपोजिट विद आइडेंटिटी फंक्शन वाला. भाई इतना सारा आपने लिख लिया तो छोटा छोटा सा और लिख लो, छोटा छोटा सा और लिख लो. तो क्या लिख लें? So let's assume that f is a function from a to a. Now my question is, if I ask you that what will be the f of identity function on set A? What will be f of identity function on set A? Sir, please try to understand. अगर मैं आपसे पूछूं that f of identity function on set A को अगर मैंने x पास किया तो यहाँ से क्या मिलेगा? सर ये मिलेगा f of आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए को x पास करूंगा, आइडेंटिटी फंक्शन को a पास करने पे f ऑफ x ही मिलता है, इसका मतलब f ही मिलेगा, इसका मतलब मुझे फंक्शन f ही मिलेगा. सो f ऑफ i a विल बी f ऑफ i a विल बी f. मेक सेंस? f ऑफ i a विल बी f. सिमिलरली यहाँ पर तो कुछ और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, अगर मैं आई ए ऑफ एफ की बात करूं तो वो भी यही आएगा. क्यों सर? इसको भी देख लो सर, अगर मैंने आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए ऑफ एफ ऑफ एक्स पास किया तो एफ ऑफ एक्स इज अ वैल्यू फ्रॉम सेट एक्स, एफ ऑफ एक्स इज अ वैल्यू फ्रॉम सेट ए, जो कुछ भी पास हुआ है वो खुद ही आ जाएगा. ठीक है सर, नेक्स्ट ये हमारा पहला हो गया, एक दूसरा और बना देते हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विथ सिली कॉन्सेप्ट. बट ये एक्चुअल में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं सर, इसके ऊपर गलती से और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ग्रुप थ्योरी से, और अगर इन चीजों से कहीं आप कंफ्यूज हो गए और अगर मुझे इनको यूज करना पड़ा और अगर आपको लगा अरे सर ये नहीं आता है तो मेरे लिए तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी बता देता हूँ. ठीक है, सो लेट्स assume let f is a function from a to b, let f is a function from a to b. Now my question is, if I define f of I a, what will be the value? If I define f of I a, what will be the value? Sir, f of IA will take the values from set A. So it will be a function defined from A to B. So it will take the values from set A, will produce the same value. If it is passed to function f, it will be f only. But the problematic stuff is that what will be the IA of f? What will be IA of f? Please give me the answer of IA of f. What will be the output of IA of f? बोलो बोलो बोलो. Need not be defined because f will take the values from set A and will produce the result in set B. But identity function on set A is depend only on the elements of set A. F may produce some value for which function B is not defined. Therefore, need not be defined. चमका ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया हो बता दो, क्योंकि हम आधा आधा सीखते हैं ना.
डू यू रियलाइज कि आपको जो चीजें बहुत छोटी छोटी लग रही है उसमें आप फिर आगे जाकर के किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। अभी क्या आई ऑफ एफ को बारे में डिफाइन किया था ना, आई ऑफ एफ विल बी डिपेंड फ्रॉम द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ टू कोडोमेन provided the range of f is a subset of codomain of function I, so range of f is b, but I a की जो डोमेन है वो a है, तो डिफाइन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सिमिलरली अगर हम दूसरी बात करें कि सर यहां पर अगर मैं बोलता व्हाट विल बी f ऑफ आई बी, व्हाट विल बी f ऑफ आई बी, पूछ तो लिया आदर्श जी, आपका बता रहे हो, हम पूछ रहे हैं तुमसे। IB will take a value from set B, will produce a result in set B, but function f may not be valid for the values produced by this function f of IB, therefore need not be defined. I hope ये समझ में आया। Similarly, अगर मैं यहां पर इसको लिखता IB of f, what will be the value? अगर मैं लिखता IB of f, what value will be produced? B क्या है? कहीं भी कुछ भी, कैसे B भाई? अरे फंक्शन f पास होगा तो f will take the values from set A, will produce the result in set B. So whatever is produced by set this function, the same value will be written by function identity function on B. That means whatever is produced by function f, that will be the output. Whatever is produced by function f, that will be the output. Clear? Why range of f? Function f itself. मैं डोमेन को डोमेन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आउटपुट में क्या मिलेगा, जो भी फंक्शन f देगा वही आपका आउटपुट है। इसका जो रिजल्ट है वो फंक्शन एफ के जैसा ही है। आइडेंटिटी इसको आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल एफ लिखो या आईबी ऑफ एफ लिखो, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसको सीधे सीधे फंक्शन एफ बना सकते हो। ठीक है, चलिए सर एक और नोट लिखते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह दिखाई देता है, बहुत जगह काम भी आता है। नोट इंपॉर्टेंट, क्या? इफ asterisk is any binary operation, if asterisk is any binary operation, बाइनरी मतलब जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर लगाया जाता है, then if asterisk is any binary operation, then अगर मैं बोलूं x binary operation with y का अगर मुझसे कोई इनवर्स पूछे, then x asterisk y inverse will always be equals to what? So will always be equals to y inverse asterisk x inverse. If asterisk is binary operation, then this will always hold true. Will always, no matter what. अगर डिफाइंड है, अगर कहीं पर आपका इनवर्स डिफाइंड है और अगर आपने किसी दो एलिमेंट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उनका जो इनवर्स है दैट विल ऑलवेज बी बाय इनवर्स एस्ट्रिक ए इनवर्स। एक वो चीज लिखते हैं सर, एक वो चीज, ऐसा क्यों नहीं होता सर ऐसा क्यों नहीं होता कि इन जनरल x asterisk y inverse is not equals to x inverse asterisk y inverse. Please try to understand. X asterisk y inverse will be equals to x inverse asterisk y inverse if asterisk is a commutative operation.
वो सारे ऑपरेशन वो सारे ऑपरेशन जो कम्यूटेटिव है, वो सारे ऑपरेशन जो कम्यूटेटिव है, उनमें आप एक्स एस्ट्रिक वाई इनवर्स को एक्स इनवर्स वाई इनवर्स भी लिख सकते हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर लॉजिक क्या है कि एक्स एस्ट्रिक वाई इनवर्स को हमने वाई इनवर्स एस्ट्रिक एक्स इनवर्स लिखा, और ये कम्यूटेटिव है इसलिए इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। कम्यूटेटिव है इसलिए इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। अदरवाइज इन जनरल एक्स एस्ट्रिक वाई इनवर्स विल नॉट बी इक्वल्स टू एक्स इनवर्स एस्ट्रिक वाई इनवर्स। एक्स एस्ट्रिक इनवर्स एक्स एस्ट्रिक वाई का इनवर्स विल बी इक्वल्स टू एक्स इनवर्स एस्ट्रिक वाई इनवर्स इफ एस्ट्रिक कैसा हो, आपका कम्यूटेटिव ऑपरेशन हो। सो हमको यहाँ पर फंक्शन की क्या जरूरत है सर? एफ ऑफ जी इनवर्स विल बी इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। एफ ऑफ जी इनवर्स मे और मे नॉट बी इक्वल, कुछ स्पेसिफिक केसेस में आ जाए तो जरूरी नहीं है, मे नॉट बी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये याद रखिएगा सर, एफ इनवर्स मे और मे नॉट बी इक्वल, एंड ये जो कहानी है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। दिस विल बी ट्रू। कहाँ के ऑर्डर की बात कर रहे हो? किसने पूछा? ये श्रुति, कहाँ पर ऑर्डर की बात कर रही हो बेटा? कहाँ पर ऑर्डर की बात कर रही हो? जल्दी जल्दी बता दो क्या पूछना चाह रही हो। एक्स इनवर्स एस्ट्रिक वाई इनवर्स की, हाँ। ऑर्डर मतलब कौन से ऑर्डर की बात कर रही हो? एक तो कभी कभी लोगों को ज्यादा आता है तो मुझे दिक्कत हो जाती है, कभी कभी लोगों को ज्यादा आता है तो मुझे दिक्कत हो जाती है कि कौन से ऑर्डर की बात हो रही है। आई एम जस्ट सेइंग f asterisk y inverse will be equals to y inverse asterisk x inverse will always hold true irrespective of operation is commutative or not। commutative है तब भी ये होल्ड करेगा, commutative नहीं है तब भी ये तो होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, commutative है तो ये भी होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगा, लेकिन ये के साथ ही होल्ड करेगा, इसलिए ये वाला तब होल्ड कर सकता है जब ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो। ठीक है, अगर ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है तो आप एक्स वाई इनवर्स को एक्स इनवर्स एस्ट्रिक वाई इनवर्स हमेशा नहीं लिख सकते। तो ऑर्डर जिसमें ये एलिमेंट अपीयर हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस ऑर्डर की बात कर रही हो कि जिस ऑर्डर में एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब यहीं पे देख लो ना सर, एफ ऑफ जी इनवर्स को मैं जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स तो लिख सकता हूँ, लेकिन क्या मैं एफ ऑफ जी इनवर्स को एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स लिख सकता हूँ? ये आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, या आपने बचपन से फंक्शन में पढ़ा होगा दैट एफ ऑफ जी इनवर्स इज जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। हम उसको कभी भी एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि बाय डिफॉल्ट एफ इनवर्स क्योंकि बाय डिफॉल्ट फंक्शन कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं है। सही, वाई सर यहाँ पर इसका रीजन है एफ ऑफ जी मे नॉट बी इक्वल्स टू सर वाई 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 बिकॉज फंक्शन कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों है ऐसा? और ये एक बाइनरी ऑपरेशन ही है। आपको लगता है ऑपरेशन सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन होते हैं? नहीं भाई, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। हर वो चीज जो दो ऑपरेंड के बीच में लगाई जाती है वो बाइनरी ऑपरेशन। हर वो चीज जो दो ऑपरेंड के बीच में लगाई जाती है वो बाइनरी ऑपरेशन। नो एक्सेप्शंस, नो एक्सेप्शंस। फंक्शन कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव जी भैया, क्रॉस फंक्शन कंपोजिशन इज। अच्छा तुम बता रहे थे या पूछ रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, माफ कीजिएगा अगर आपकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंची हो ना। चलो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ आई आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग is a function on set of
So the following is a function on set of all real numbers. कुछ तो भी डाल दो सर. ये समझते हो ना, ये मॉड एक्स लिखा हुआ है. आई होप आप इसको समझते हो. ये मॉड एक्स लिखा हुआ है. लिखो लिखो. चलो, इनमें से कौन कौन से फंक्शन नहीं है ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ फंक्शन? ये बता दो, या कोई नहीं है ये बता दो. चलो यहाँ पर इसी के हिसाब से बताओ. विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ फंक्शन. इज अ फंक्शन. आप लोगों ने नॉट बता दिया है तो मैं समझ जाऊंगा, कोई बात नहीं. विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ फंक्शन और इज आर फंक्शंस. चलो, सबसे पहली चीज तो 1/x कैन नॉट बी अ फंक्शन सेट ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. व्हाई सर? यहां पर अगर हम बात करें 1/x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0. तो सर क्या ये एक ऐसी डोमेन के ऊपर फंक्शन हो सकती है जिस एलिमेंट के लिए डिफाइंड ही नहीं है? नहीं सर, यहां पर अंडर रूट ऑफ x इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव रियल नंबर. सर ये बढ़िया है, इट इज अ फंक्शन. तो ऐसे कैसे आपने बोल दिया ले बेटा? ये है x, ये है y, ये है x, ये है y, और ये है आपका मॉड x का ग्राफ. ये है आपका मॉड x का ग्राफ. ठीक है, ये फंक्शन है. क्यों नहीं है अभी देखते हैं. सर ये d वाले कितने लोग बोल रहे हैं कि सर d फंक्शन है? d इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज फॉर सेम वैल्यू ऑफ x देयर आर टू वैल्यूज. इसका मतलब हर x की हर एलिमेंट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो रियल नंबर से एसोसिएटेड होंगी. सो यहाँ पर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन और ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन will have two images. Positive and negative. Therefore, not a function. मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन वन वन फंक्शन है? क्या ये फंक्शन वन वन फंक्शन है? ऑप्शन सी फंक्शन तो है, लेकिन क्या फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन सी वन वन फंक्शन है ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स? क्या ये वन वन फंक्शन है? सर अगर मैं यहां पर बोलूं कि x इक्वल्स टू 1 के लिए भी इसकी वैल्यू 1 है और x इक्वल्स टू -1 के लिए भी इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 1 के लिए भी इसकी वैल्यू 1 है और -1 के लिए भी इसकी वैल्यू 1 है. इसका मतलब नॉट 1 1 बट नॉट 1 1. फंक्शन तो है लेकिन 1 1 नहीं है. क्या ये ऑन्टो फंक्शन है? क्या ये जो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन सी, ये ऑन्टो फंक्शन है? क्या फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन सी ऑन्टो फंक्शन है? क्या ये सारे के सारे रियल नंबर्स को कवर करता है? नहीं सर, ये नेगेटिव रियल नंबर्स को कवर नहीं करता. नॉट ऑन्टो. व्हाई नॉट ऑन्टो? बिकॉज
does not take or does not cover नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इस टाइप के बच्चों वाले क्वेश्चन आपसे जितने बोलो उतने बनाए जा सकते हैं, उसके अंदर क्या ही परेशान करें। ठीक है, चलो 1 1 1 2 के और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप समझ पाओ कि बात हो क्या रही है। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डालूं, विच ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शन और विच ऑफ दी फॉलोइंग आई वुड रादर से लेट f and g are two functions. Let f and g are two functions on set of all integers. There are two functions on set of all positive. तो भी हटा ही दो। ऑल इंटीजर्स करो, चलो ऑन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ हमने डिफाइन किया है एक्स क्यूब एंड जी ऑफ एक्स हमने डिफाइन किया है सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स बाय 2। सीलिंग फंक्शन ऑफ x by 2. Now my question is options are fx is 1 1, b fx is 1 2, gx is 1 1, gx is 1 2. Which of the following is are true? बोलो फटाफट से, कौन कौन ट्रू है इनमें? क्या fx ऑन्टो है? देखो सर, हर इंटीजर के लिए एक्स क्यूब डिफाइंड है, हर इंटीजर के लिए एक्स क्यूब डिफाइंड है, इसलिए ये 1 1 तो है। और किसी भी इंटीजर के लिए क्यूब, दो डिफरेंट इंटीजर के लिए क्यूब वैल्यू डिफरेंट ही होगी, सेम नहीं आ सकती। इसका मतलब दिस इज 1 1। इसका मतलब ये इमेजिनेशन वाली बात है भाई, दिस इज 1 1। क्या एफएक्स ऑन्टो है? क्या ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को, ये क्या ये सारे के सारे इंटीजर्स को कवर करता है? नहीं भाई। क्या टू किसी का भी, क्या टू किसी भी इंटीजर का क्यूब है? क्या टू किसी भी इंटीजर का क्यूब है? सो आई कैन से नॉट ऑन्टो। व्हाई? टू इज नॉट अ क्यूब ऑफ एनी इंटीजर। सो कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको ये फंक्शन एफ एक्स कभी एक्वायर ही नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली जी एक्स इज 1 1, जी एक्स इज 1 1। अरे भाई कैसे? क्या डिस्टिंग एलिमेंट के लिए डिस्टिंग इमेजेस होती हैं? बात समझने की कोशिश करो सर। 2 बाई 2 का सीलिंग फंक्शन भी 1 एंड 1 बाई 2 का सीलिंग फंक्शन भी 1, 1 बाई 2 का सीलिंग फंक्शन भी 1, 2 बाई 2 का सीलिंग फंक्शन भी 1। इसका मतलब डिस्टिंग एलिमेंट्स may have same image। ठीक है, therefore it is not 1 1। but is it onto? Yes sir, it will take all the integers, it will acquire all the integers। yes or no? make sense? या कोई दिक्कत आ रही है? अगर आ रही है तो बता दो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? क्लियर?
चलिए सर, अब फंक्शन और कैसे पूछे जा सकते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लीजिए, यार मुझे पता नहीं मैंने डीपीपी में इंक्लूड किए हैं या नहीं, नहीं होंगे तो और डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और दे देंगे आपको, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। बट मैं एक एक क्वेश्चन हर टाइप का करवाना चाहता हूं। तो मैं अगर आपसे बोलूं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और कुछ क्वेश्चंस एकदम दिमाग हिलाने वाले आए हैं गेट में, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। दिमाग हिलाएंगे, उनको मैं सॉल्व भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करके और वो क्वेश्चंस अपने लेवल पे ट्राई करें। मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा भाई। मेरी एक बात याद मान के चलना कि मैं आप लोगों को जिस दिन ये बोल दूंगा ना कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा इन टर्म्स ऑफ पीवाईक्यू डिस्कशन, डाउट सेशन लगाता रहूंगा, पीवाईक्यू डिस्कशन लगाता रहूंगा, ठीक है। तो उसकी बारी आएगी। बट उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि खुद लोग अपने आप से ट्राई करो। मुझे कभी भी गेट के क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में, शायद आप लोगों ने मुझे गिनती से 2 या 4 क्वेश्चन आज तक ऐसे होंगे जो गेट के मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किए होंगे। मुझे नहीं लगता उतने भी अगर मैंने कर दिए हों बता के, तो मुझे मालूम नहीं, ठीक है। लेकिन मैं गेट के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस ना करने का एक सिंपल सा लॉजिक ये समझता हूँ कि उनसे बड़ा रिसोर्स कोई नहीं है। अगर आपने उन क्वेश्चन के साथ मेहनत कर ली, अगर आपने उन क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरीके से समझने के लिए ट्राई कर लिया, तो आप लोग अपनी लड़ाई जीत जाओगे। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आपने आपके साथ मैंने क्लास में वो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो आपके लिए उस क्वेश्चन में सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। प्लीज, आप जिस दिन ये लगेगा ना आपको कि अरे विशाल सर तो गंदे सर हैं, ये लोग क्लास में पीवाईक्यू डिस्कस नहीं कराते, तो आपको जिस दिन सच में गेट का रिजल्ट आएगा और जिस बंदे ने सच में तैयारी की होगी, उसको समझ में आएगा कि नहीं, वो आदमी सही था। आप लोगों के साथ क्लास में गेट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेने से मैं आपको खुश जरूर कर सकता हूं कि वाह, 50% गेट के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, बचा ही क्या है करने के लिए। लेकिन गेट में रैंक लाने के लिए वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। तो जनरली आई अवॉइड दैट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आपसे गेट के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि मेरा तो ऐसा ही है, और उसका रीजन भी मैं आपको बता चुका। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या होगी इसकी डोमेन? करेक्ट। तो आपको कुछ बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। सर कॉन्सेप्ट क्या है? सर चीज ये है कि ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। सो दी बेसिक कॉन्सेप्ट इज फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन, फॉर डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन, हमको ये समझ में आता है कि ये जो डिनोमिनेटर में है ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज तो हमको ये समझ में आती है, क्या समझ में आती है, दैट अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन है सर जीरो, अगर इसको दूसरे तरीके से देखोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, दैट मॉड एक्स माइनस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर लेने से वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो मॉड ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू एक्स। सर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू? तो इसका मतलब है, ये हमको ये समझाएगा। देखो यार समझाता हूँ इसको। सर क्या है, मॉड एक्स को कैसे लिख सकता हूँ? सर मॉड एक्स विल बी, और इसको यहीं से लेते हैं। सर दो चीजें हैं, इसको दो उसमें लेकर के जा सकते हैं क्या? सर मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। दूसरा है मॉड एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स
if x is greater than 0, mod x will be equals to minus x if x is less than 0, or this will be greater than equals to 0. तो द आइडिया इज कि अगर मैं इसको माइनस एक्स रखता हूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x, क्या हो जाएगा एट नेगेटिव at x less than 0 will give me minus x should not be equals to what is क्या कर रहा हूं मैं? वो तो ठीक है, इनकी दो वैल्यू है वो भी ठीक है, तो should not be equals to 0 minus of 2x. So for x less than 0, for x less than 0 minus of 2x is not equals to 0. At x greater than equals to 0, x minus x equals to 0. x minus x equals to 0. तो यहाँ से समझ में आता है x has to be less than 0. So domain, if I define domain will be, so it will be from minus infinity to 0. दोनों ओपन ब्रैकेट है, दोनों ओपन ब्रैकेट है, हाँ माइनस 2x लिखा, दोनों ओपन ब्रैकेट है, दोनों ओपन ब्रैकेट हैं, ना तो 0 इंक्लूडेड है ना ही माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड है. इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं. बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैं वो बता चुका हूं. एक आपको क्वेश्चन परेशान करेगा, उसके बारे में सोचो, मैं उसको डीपीपी में डाला हूं और उसका डीपीपी में डिस्कशन जिस दिन भी होगा, अगर वो डीपीपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, किसी और ने रिकॉर्ड की, तो भी मैं उसको समझा दूंगा, चाहे पीवाईक्यू वाले सेशन में लेकर के समझा दूंगा. बाकी उससे पहले आप लोग उसको ट्राई कीजिए कि अगर मैं एक फंक्शन है उसके बेसिस पे डोमेन, उसकी डोमेन के सबसेट्स बना करके और उसकी को डोमेन के सबसेट्स बना करके उनके यूनियन इंटरसेक्शन को चेक करता हूं तो किस टाइप की प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं. तो वो कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उनको देखने की कोशिश कीजिए. बाकी जो बेसिक हो सकता था फंक्शन का वो सारा मैंने आपको करवा दिया, जो बेसिक हो सकता था वो मैंने सब करवा दिया है. कल की क्लास में विल डिस्कस ग्रुप थ्योरी. सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन, फंक्शन कंपोजिशन, एवरीथिंग इज डन. क्वेश्चन में इट विल टेक सम टाइम, सो दैट्स परफेक्टली फाइन कि अगर लगता है तो. डीपीपी कब आएंगे? डीपीपी चल ही रहे होंगे भाई, रोज रोज ही आ रहे होंगे. डीपीपी जिस डेट पे लगा हुआ है उस दिन पे, उस डेट पे डीपीपी आता है. प्रियांशु, वो उतना हम लोगों को उस टाइप से ग्राफ के टाइप से फंक्शन अगर हमको पता है तो ओके, लेकिन अभी अभी वो सिखाए नहीं जा सकते थे. रीजन है इसका वेटेज नहीं है उतना. तो ग्रुप थ्योरी को कितने लेक्चर लगेंगे? 4 लेक्चर, 4 लेक्चर लगेंगे ग्रुप थ्योरी को. यू गाइज में भी थिंकिंग के साथ सेट थ्योरी से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आप लोगों ने इतना सीखा होगा. मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि इतने दिनों में आपको ये समझ में आया होगा कि सेट्स के, रिलेशंस के, ये सारे क्वेश्चन करते करते हम थोड़े से परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कंफर्टेबल हो जाते हैं. इसलिए मैं सेट थ्योरी में इतना टाइम लेता हूं और उसको अच्छे से करवाता हूं, क्योंकि काउंटिंग कहीं भी अप्लाई होती है. काउंटिंग की मेथड्स सीखी है हमने. जनरली सेट्स एंड रिलेशन में हमने बहुत सारी काउंटिंग की मेथड्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है कि चीजें काउंट कैसे करते हैं, तो वो एक अलग चीजें सीखे हम. तो वेटेज वाइज उसका हो सकता है कि वी विल बी लाइक सर 20 दिनों से तो हम सेट्स एंड रिलेशन ही पढ़ रहे हैं, ग्राफ थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है, फिर टाइम कम क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतना कुछ करने के लिए नहीं, स्टैटिक चीजें हैं, क्वेश्चंस अच्छे फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन करने के लिए कॉन्सेप्चुअल चीजों को करने के लिए उतना ज्यादा कुछ है नहीं. सीधे सीधे डेफिनेशन है वो पता है, यू विल बी एबल टू अप्लाई. सर पीवाई को स्टार्ट कर दूं या फिर अभी सब क्लासेस के डीपीपी प्रैक्टिस करूं? आपने अगर सेट्स एंड रिलेशन, डोंट गो फॉर दी फंक्शंस, अभी अभी फंक्शंस पे नहीं जाना. अगर आपने सेट्स एंड रिलेशन के सारे नोट्स 2 बार रिवाइज कर लिए हैं, डीपीपीज लगा ली हैं, तो आप जाओ और आराम से वेट करके पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो. ठीक है? और पीवाईक्यू में कहीं जाने की जल्दी नहीं है. उसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि मैंने पीवाईक्यू खत्म कर दिए सर, पीवाईक्यू खत्म कर दिए और उनसे कुछ सीखा नहीं तो पीवाईक्यू खत्म करने का कोई मतलब नहीं है.
पीवाईक्यू खत्म करने का कोई मतलब नहीं है अगर आपने पीवाईक्यू खत्म करते करते उन पीवाईक्यू से कुछ सीखा नहीं। सर आपने कहा इनवर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने, वो मैं शेयर करूंगा, वो मैं शेयर करूंगा, वो सॉल्व करने आप कहां से सारे के सारे थोड़ी कर दोगे। जो पीवाईक्यू आपको करने हैं वो मैं शेयर करूंगा। करेक्ट राज सरकार, वर्डिंग अगर आप उनके क्वेश्चंस को टाइम दोगे ना, आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगा। एक क्वेश्चन को आधा घंटा लगाओ, एक क्वेश्चन को आधा घंटा लगाओ, लगाओ 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 लगाओ, 2-2.5 महीने वो आधा घंटा लगेगा क्वेश्चंस में। बाद में आप उनकी लैंग्वेज से कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओगे, वो टर्मिनोलॉजीज आपने कहीं पास में देखी होगी तो आप उसको कोरिलेट करके और क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो फिक्स है ना भाई। अगर मैं आपकी ईमानदारी की एक बात करूं तो क्या गेट कोई भी क्वेश्चन रिपीट करता है कॉन्सेप्चुअल बेसिस, क्या गेट कोई भी क्वेश्चन रिपीट करता है कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बेसिस पे? सर 95% क्वेश्चन रिपीट करता है कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। आप लोगों के लिए तो स्टेटमेंट यही है ना कि सर गेट के अंदर रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं गेट के अंदर 95% रिपीट होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट बदलता, क्या है? सेम कॉन्सेप्ट को पूछने की लैंग्वेज बदलता, क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट को पूछने की लैंग्वेज। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है, नए कहां से लाएंगे? सेम क्वेश्चन मीनिंग भी नहीं, सेम क्वेश्चन का मीनिंग इंटरप्रीट करने की लैंग्वेज। गेट का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता लेकिन कॉन्सेप्ट तो पूरा ही रिपीट होता है। वो कहां से रोज रोज नए कॉन्सेप्ट लाएंगे? फंक्शन टफ नहीं लग रहा है? प्रतिकृत बचपन के पाप हैं, इसके ऊपर हम उतना टाइम देंगे नहीं क्योंकि 1 नंबर के काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वन वन फंक्शन ऑन्टो फंक्शन वाला जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर लगाऊंगा नहीं। अब यार 11वीं में आपने कितने दिन पढ़ा होगा फंक्शन, मुझे बताओ। पूरा का पूरा फंक्शन नाम का एक चैप्टर था और उसको कम से कम 2 महीने पढ़ते थे। अब पढ़े? फिर कैसे करेंगे? गेट का सिलेबस कब करेंगे बेटा? जो नहीं आ रहा है अगर उसके ऊपर काम करेंगे तो गेट का क्वेश्चन कब करेंगे? तो स्लाइड 48 में बी ऑप्शन वाला नहीं समझा। 48 में बी ऑप्शन कहाँ था? क्या ही बात कर रहे हो यार। ऑन्टो का मतलब क्या है कि आपके कोडोमेन की सारी वैल्यूज एक्वायर हो। नाउ माय क्वेश्चन इज, लेट्स अज्यूम कि ये आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, तो मैंने इसको बोला सेट ए जिसके अंदर सारे के सारे इंटीजर्स हैं 1 2 3, फॉरगेट अबाउट नेगेटिव, यहीं पर पॉजिटिव में ही हो जाएगा 6। ठीक है, और ये भी आपका सेट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इससे पहले नेगेटिव भी है। ठीक है, इससे पहले भी नेगेटिव भी है, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। Now my question is, sir, what will be x cube? सर अगर मैं x cube की बात करूं तो 1 will relate with 1, 2 will relate with some element 8, 3 will relate with some element 27। मुझे बताओ ये एलिमेंट किससे रिलेट करेंगे? क्या 2 3 4 5 की कोई भी प्री इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब? कौन था ये? शिवम। क्या 2 3 4 5 की कोई भी प्री इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन x क्यूब? शिवम 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 सर, मेरा डाउट, तुम्हारा क्या डाउट था? अरे डाउट कहाँ है? है ही नहीं, तुम्हारा डाउट ही नहीं है यहाँ सर। इन्फिनिटी तो इंक्लूड कैसे? इन्फिनिटी इंक्लूड इन श्रुति, इन्फिनिटी कभी इंक्लूड हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी कभी इंक्लूड हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी कभी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता सर। इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट ही होगा। इन्फिनिटी हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में ही आएगा, वो कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं आएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फिनिटी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ना यहाँ पर, सर इन्फिनिटी हमेशा इसी तरीके से लिखा जाएगा। इन्फिनिटी की तरफ कभी भी आप ऐसा लगा ही नहीं सकते दैट बोथ इन्फिनिटी एंड जीरो। इन्फिनिटी तो हमेशा ऐसा है क्योंकि इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। कहाँ गया वो शिवम पूछ के? हाँ तो फिर अगर नहीं आएगा, शिवम ने बोल दिया नो सर, तो अगर नहीं आएगा इसका मतलब अगर आपके कोडोमेन में, अगर आपके कोडोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो ऑन्टो कैसे होगा? तो एफ एक्स इज ऑन्टो, ये गलत हो गया। तो एफ एक्स इज ऑन्टो गलत हो गया।
ठीक है, तो 12th में ये सब आराम से कर लिया था। अब वापस से ये बहुत इजी है एक्चुअल में, 11th वाली क्लास का, ये 12th में नहीं था, 11th में था। इट इज डैम इजी, आई नो इट वेरी वेल कि ये बहुत ही आसान चीज है। मतलब 11th में तो हमने पता नहीं और क्या क्या कर डाला था फंक्शन के साथ। जेन्युइनली स्पीकिंग 11th में आपने फंक्शन के साथ पता नहीं और क्या क्या किया है। आज तो मैंने आपके उस फंक्शन का 10% भी नहीं पढ़ाया, और हमको उसके 10% की जरूरत है, लेकिन हम वो भी भूल गए हैं। प्रॉब्लम ये है। क्लियर? तो जितना हमने किया था उसका 10% भी हमको यूज नहीं है, लेकिन हम वो भी भूल गए हैं। तो दैट्स दी ओनली थिंग। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करो कि सर गेट का सिलेबस है। इट्स नॉट दी सिलेबस ऑफ गेट, इट्स अ क्विक रिवीजन ऑफ 11th क्लास मैथमेटिक्स। अब उसको पढ़ाना तो क्या ही कर सकते हैं। अब आप पापी इतने हो तो कोई क्या करेगा, लेकिन देखो कोशिश करो। चलिए सर, इसका ऑप्शन सी भी एक बार एक्सप्लेन कर दो। सी में तो क्या ही एक्सप्लेन कर दूं बेटा, सी में क्या एक्सप्लेन कर दूं, सी कहाँ गया है? जी एक्स 1 1। क्या किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होगी? क्या किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होगी? मैंने सी को मना कर दिया क्या? ऑल इंटीजर which of these statement is are true? gx is 1 1। gx, हाँ gx की बात हो रही है, मैं fx सोच रहा था। सर x इक्वल्स टू 2 के लिए भी 2/2 का सीलिंग फंक्शन 1 आएगा, x इक्वल्स टू 1 के लिए भी 1/2 का सीलिंग फंक्शन 1 आएगा। तो अगर एक से ज्यादा एलिमेंट, इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जो इमेजेस हैं अगर वो सेम है, तो फंक्शन 1 1 कैसे होगा? डिस्टिंक्ट जानवी, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं है तो 1 1 नहीं है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं है तो वो डिस्टिंक्ट नहीं है। अब आपको सीलिंग फंक्शन नहीं आता हो तो ऐसा बोलो कि सर हमको तो सीलिंग फंक्शन नहीं आता, तो फिर कहाँ जाएंगे? ठीक है, चलो हो गया। दैट विल बी ऑल। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क। सर नहीं, मैपिंग समझ नहीं आई थी, अब आ गई मैपिंग समझ में। 1 1 के लिए क्या जरूरी होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है लेकिन इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए 1 1 नहीं हो सकता। अरे डोमेन में क्या हो गया मोहम्मद महाराज, मतलब एकदम ही पता है आदमी को। इसमें क्या हुआ भाई, डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये वाली जरूर वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मॉड एक्स माइनस एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। सर मॉड एक्स माइनस एक्स की वैल्यू कब जीरो होगी? सर मॉड एक्स माइनस एक्स की वैल्यू जीरो होगी जब मॉड एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली एक्स के इक्वल हो। मॉड एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल होती है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, अदरवाइज मॉड एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल नहीं होती। बात खत्म। बस अब नहीं कराऊंगा विकास, सोच लो आराम से, सोच लो आराम से। ऐसा नहीं होता है सारा चम्मच भर करके दे दूं, ये लो चम्मच बेटा, आओ कॉन्सेप्ट लाओ, मुंह खोलो, नहीं दिमाग का ढक्कन खोलो, डाल दूं कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं होता है, मेहनत करो मेहनत, और सोचो। चलिए दैट विल बी ऑल, बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हो तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसको बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे चीजों को समझने में दिक्कत आ रही है, इसका यह मतलब है कि आपको खुद ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, तो वो मेहनत करो, उससे मत डरो, मेहनत से मत डरो। क्या ही बिगड़ जाएगा? मतलब जीवन में कुछ ले लेगा क्या? मेहनत कर लेगा तो आपके जीवन में से कुछ कम हो जाएगा क्या? मुझे ये समझा दो। मान लीजिए कि अगर मेहनत से कुछ बढ़ा नहीं तो आपके जीवन में से कुछ घट जाएगा क्या मेहनत करने से? तो जब घटना नहीं है तो मेहनत से क्या डरना है यार। चलो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट होगा नहीं? बाय बाय।